हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है गॉस का नियम। गॉस का नियम हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। अगर आपसे गॉस का नियम नहीं पूछा जाएगा तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि फाई बराबर क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट को सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, इसका निगमन करना है। तो इसके लिए भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप निगमित करेंगे, और ये भी बताने वाला हूं कि गॉस का नियम यानी गॉस का प्रमेय क्या कहता है। तो देखिए, गॉस के नियमानुसार क्या बताया गया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हमेशा गॉस का नियम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो लिखेंगे आप कि गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जितना भी आवेश होता है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जैसे कि हम इस तरीके से फार्मूले की मदद से भी समझ सकते हैं। फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू का क्यू होगा तो क्यू अपन में क्या हो जाएगा? वो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो फाई बराबर ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र का निगमन हम कैसे करते हैं? गॉस के प्रमेय की सहायता से आइए इसको समझते हैं। ठीक है, फाई ई बराबर में सिद्ध कीजिए कि क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको कई बार पूछा है, तो इसके सूत्र का निगमन आप कैसे करेंगे? देखिए, इसको निगमित करने के लिए सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है गॉसियन पृष्ठ। इस गॉसियन पृष्ठ में बात करें तो यहाँ पे O बिंदु है और इस O बिंदु पर मैंने एक प्लस क्यू आवेश रख दिया है। ठीक है, और इस आवेश से यहाँ पे P बिंदु पर जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर हम इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करें तो इस तरफ होगी, और इस यहाँ पे देखिए हमारे पास P बिंदु पर निकालना है ना, तो यहाँ पे एक अल्पांश भाग भी बना लेंगे। एक अल्पांश भाग का मतलब होता है सूक्ष्म भाग। इस सूक्ष्म भाग की जो क्षेत्रफल होगी dA हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा इस तरफ आगे की तरफ इस दिशा में वेक्टर ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे P बिंदु स्थित है। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच एक कोण बनेगा जिसको हम थीटा कहेंगे। अब देखिए, हमने देखा कि एक अल्पांश भाग बनाया, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ से क्या करेंगे? एक ऐसे ही एक रेखा बना देंगे, यहाँ भी एक रेखा को मिला देंगे। इन दोनों के बीच भी एक कोण बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे? किसके वजह से कोण बन रहा है? इस dA के वजह से, यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल के वजह से जो है ये कोण बन रहा है, जिसको हम d ओमेगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? d ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। और ये जो P बिंदु है कितनी दूरी पर रखा गया? R दूरी पर रखा गया है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 क्यू अपन में R स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, बस इतना ही। अब देखिए यहाँ पे जो d ओमेगा है इसका मान हमें लिखना होगा। और d ओमेगा बन किसके कारण रहा है? यहाँ पे जो अल्पांश भाग लिया गया है, यानी कि ये जो d है हमारे पास क्षेत्रफल जो है अल्पांश क्षेत्रफल। अब इसी अल्पांश क्षेत्रफल की वजह से यहाँ पे एक थीटा कोण बन रहा है, तो कोण को हम नाम दे दिए हैं d ओमेगा, और इसी d ओमेगा का मान हमें निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है, आप याद रखेंगे। देखिए dA के कारण आप लिखेंगे dA के कारण जो है बिंदु O पर आंतरिक घन कोण, यहाँ पे जो घन कोण बन रहा है जिसको हम d ओमेगा कहते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास dA cos थीटा अपन में R स्क्वायर। समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे इसको दोस्तों। अब इसको याद रखिएगा, d ओमेगा बराबर क्या होता है? dA cos थीटा अपन में R स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ये। ठीक है, अब आगे बात करें तो देखिए दोनों समीकरण हमारे पास मिल गए हैं। अब दोनों समीकरण मिल गए हैं तो आपको लिखना है आगे dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले सूक्ष्म भाग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे, उसके बाद से पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि dA से गुजरने वाला यानी कि सूक्ष्म भाग से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? d फाई E बराबर हो जाएगा वेक्टर E डॉट में वेक्टर dA, क्योंकि हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला भी यही होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? d फाई E बराबर E dA cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा एक घटक आ जाता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है और वेक्टर है, तो इसमें क्या लिख देंगे? cos थीटा लिख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 से अगर E का मान हम रख दें, यहाँ पे E की जगह पे E का मान रख दें तो कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। देखिए समीकरण 1 में E का मान हमने निकाला हुआ है 1/4πε0 क्यू अपन में R स्क्वायर। अब इसी मान को हम E की जगह पे रख देंगे, तो d फाई E अपने जगह पे है, बराबर लगाएंगे E की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1/4πε0 क्यू अपन में R स्क्वायर, और dA cos थीटा को हम वैसे ही लिख देंगे बस। ठीक है, इतना लिखने के बाद से हम क्या करेंगे? ये तो निकल गया हमारे पास सूक्ष्म भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे कि यह जो पृष्ठ हमने माना था गॉसियन पृष्ठ, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे अब। ठीक है,
तो अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, डी फाई ई बराबर में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, और इस दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो समाकलन का निशान लगा देंगे इंटीग्रल का। ठीक है, अब इंटीग्रल का जैसे ही निशान लगाएंगे डी फाई ई किस में बदल जाएगा, फाई ई में बदल जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल तो होगा नहीं, तो ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा, वो इंटीग्रेशन आप हो जाएगा हमारे पास जो बचा हुआ है, जैसे कि डी ए कॉस थीटा और अपन में आर स्क्वायर बचा है, तो इसका हम क्या कर देंगे, फिर से इंटीग्रल कर देंगे। और आपको पता है कि समीकरण 2 में हमने क्या निकाला है, समीकरण 2 में निकाला है कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर। तो क्या हम इस डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से फाई ई बराबर में क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल का निशान लगाएंगे, उसके बाद से इसके जगह पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे समीकरण 2 की मदद से हम डी ओमेगा लिख देंगे, और फाई ई बराबर जो हमारे पास मिलेगा क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इनटू देखिए कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का जो मान होता है हमारे पास, डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई के बराबर होता है, किसके बराबर, 4 पाई के बराबर, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम रख देंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और बच क्या जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना था दोस्तों, हमें यही सिद्ध करना था ना कि फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ चुकी होंगी, यही फार्मूला हमें सिद्ध करना था, और इसी फार्मूले को हमने आसानी से बता दिया कि कैसे आप सिद्ध करेंगे। तो आई होप कि आपको ये गॉस का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका फार्मूला कैसे निगमित करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।